हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन का पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया। अब बारी आती है फ्री फॉल की और कैप्लर्स के लॉ की। कैप्लर्स कौन थे, उन्होंने क्या लॉ दिया, पूरी कहानी को समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपको ये कहानी तो पता ही होगी कि बहुत साल पहले लोगों को लगता था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। इसी वजह से, फ्लैट अर्थ की वजह से, अगर वो समुद्र में जाएंगे तो उन्हें लगता था कि यार हम लोग कहीं गिर तो नहीं जाएंगे। कुछ इस तरह से वो इसे इस तरह से इमेजिन करते थे कि अगर हम यहाँ रहते हैं और हम समुद्र की यात्रा करते 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 समुद्र के एंड पे पहुँच गए तो हो सकता है कि हम तो स्पेस में कहीं गिर जाएं। फिर ये थ्योरी आई कि जी नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं गोल है। और साथ ही साथ ये बताया गया कि ये सन के सर्कुलर मोशन करती है। लेकिन एक बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो हर बार इसका डिस्टेंस सन के साथ इक्वल रहेगा, और इस केस में ये मौसम में परिवर्तन या फिर ये जो आपका सीजन्स चेंज होते हैं ये कैसे हो जाएंगे। तब जाकर के बात आई कैप्लर्स की। कैप्लर ने एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने 3 लॉ दिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, पहला लॉ ये बताता है कि जो आपकी अर्थ है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्डर में घूमती है। इसका मतलब ये है कि जब वो सन के चारों चक्कर लगाती है ना तो एलिप्स की तरह घूमती है, कुछ इस तरह से। एलिप्स कैसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। और अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल है ये। पहले लोगों को लगता था कि इस तरह से अर्थ रोटेट करती है सन के चारों तरफ, लेकिन एक्चुअल में ये इलिप्टिकली करती है, क्या, राउंड लगाती है। तो भैया ये जो रिवॉल्यूशन है इसमें इलिप्टिकल ऑर्डर में एक बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इलिप्स होता है उसमें 2 फोकस होते हैं। जैसे कि आप सेंटर बनाते हो, सेंटर के आसपास सर्किल होता है, उसी तरीके से इलिप्स की जब आप बात करते हो तो उसमें 2 फोकस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये F1 और F2। इसे आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तब आप इलिप्स के बारे में जानेंगे और कैसे ये इलिप्स फॉर्म होता है इसके बारे में आप समझोगे, ठीक है। तो इस तरह से इलिप्टिकली ये जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है और एक फोकस पर आपका सन प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो पहला लॉ यही था अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स फर्स्ट लॉ कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्डर में रिवॉल्व करती है, इलिप्स के फॉर्म में करती है। तो जोहान्स कैप्लर प्रपोज 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में उन्होंने 3 लॉ बताए। द 3 लॉज आर, फर्स्ट इज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जैसा मैंने आपको बताया, इट स्टेट्स दैट द पाथ ऑफ एनी प्लैनेट इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन फॉलो द शेप ऑफ एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी। मतलब कि कोई भी प्लैनेट जो कि स्पेस में रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है और जो सन है वो एक फोकस पर होता है। जैसे कि सन कहाँ पर है, F1 फोकस पर। इसके बाद अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखें तो आप एक बात को नोटिस करेंगे कि जब सन इसमें रिवॉल्व करता होगा, मान लीजिए कि अगर मैं इस शेप की बात कर रही हूँ, है ना, जैसे ये है हमारा शेप और सन यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखिए कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है ये वाली पोजीशन पर, यहाँ यहाँ यहाँ। अब हर बार देखिए पोजीशन कैसी हो जाती है, अर्थ की चेंज हो जाती है। इस कंडीशन में ये सन के पास है और इस कंडीशन में सन से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। एक पॉइंट होता है आपका एल्फिलिनोस पॉइंट और एक होता है पेरीहेलियन पॉइंट। पेरीहेलियन पॉइंट वो होता है जहाँ पर अर्थ और सन जो है वो एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं और जहाँ पर अर्थ का सन के साथ में सबसे तेज़ मोशन होता है। मतलब कि इस पॉइंट पर ये फास्टेस्ट मोशन करती है। और एक पॉइंट दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एफिलियन, जो कि स्लोएस्ट मोशन करने वाला पॉइंट है। यहाँ पर आकर के अर्थ जो है ये काफ़ी स्लो मूव करती है, ठीक है।
एलिप्स में दो एक्सेस होती हैं, एक होती है माइनर एक्सेस और एक होती है मेजर एक्सेस। तो इसे हम कहते हैं मेजर एक्सेस और इसे हम कहते हैं माइनर एक्सेस। उसी तरह से अगर जितने भी प्लैनेट्स हैं स्पेस में, अगर वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्डर में घूम रहे हैं, इलिप्स की तरह एक पाथ बनाते हुए सन के चारों ओर घूम रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें दो लाइन मिलेगी, एक आपकी मेजर एक्सेस और एक होती है माइनर एक्सेस। ठीक है, so the point in the orbit of planet nearest to the sun is called the perihelion and the point farthest from the sun is called the aphelion। ठीक है, चलिए तो इस बात को तो हम समझ गए हैं। अब ये तो हो गया आपका केपलर का फर्स्ट लॉ। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है? केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब अर्थ कहीं पर भी इस ऑर्बिट में एक जगह से दूसरी जगह पर स्विप करती है और अगर इक्वल टाइम इंटरवल है, तो जितना एरिया उसने कहीं पर क्रिएट किया है उतना ही एरिया दूसरी जगह भी क्रिएट करेगी। मतलब क्या है मैम इस बात का? तो इस बात का सिंपल सा मतलब है, टाइम इंटरवल मतलब समझ में आता है कि इतना टाइम ड्यूरेशन हमें लगा, जैसे कि 6 घंटे 5 घंटे। अब मान लीजिए कि जो आपकी अर्थ है वो यहाँ से इस पोजीशन पे आने के लिए टोटल 5 आवर लगाती है, और इस कंडीशन में ये कहाँ पर है? अर्थ के सन के ये इसके क्लोजेस्ट पाथ की तरफ, क्लोजेस्ट पॉइंट पर है, जिसको आप पेरीहेलियन कहते हो। और यहाँ पर इसका मोशन कैसा होगा? तेज होगा। अब यहाँ से अगर हम अर्थ का एक यहाँ से अगर मैं अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग एरिया निकालूं, ठीक है, मान लीजिए उसकी वैल्यू है A1, और मान लीजिए कि यहाँ पर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने में, ठीक है, अर्थ ने कितना टाइम लगाया है? 5 आवर ही लगाया है। तो अब अगर मैं यहाँ से इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स का एरिया निकालूंगी, ठीक है, तो इस एरिया की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, A1 इक्वल्स टू A2। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इस तरह से हो जाता है कि यहाँ पर सरकमफेरेंस इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपका जो एरिया है वो जहाँ पर भी अर्थ इक्वल टाइम इंटरवल में जितना एरिया स्वीप करती है वो हमेशा बराबर होता है। इक्वल टाइम इंटरवल में अर्थ द्वारा कवर किया गया एरिया कैसा होता है? सेम होता है। तो ये लॉ भी केपलर्स का सेकेंड लॉ कहलाता है और ये केपलर्स ने दिया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का मैंने यहाँ पर एक GIF लगाया हुआ है, ये ब्लू कलर शो करता है एरिया, और अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो ये जो एरियाज हैं वो हमेशा कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये कौन कहता है? ये कहता है केपलर का नियम कहता है, सेकेंड लॉ कहता है। It states that an imaginary line from the sun to the planets sweeps out equal area in equal interval of time। Imaginary line मतलब कि अगर मैं सन से उस प्लैनेट पर, जिस भी प्लैनेट की बात कर रहे हैं, हम अर्थ को कंसिडर कर लेते हैं, तो अगर आप प्लैनेट से अर्थ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके एरिया निकालोगे तो क्या बता रहे हैं? It states that an imaginary line, ये वाली, फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट, स्वीप आउट मतलब कि कवर करती है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, thus if the time of traveling of a planet from A to B and C to D is same, then the area AOB and COD, ठीक है, अगर A से B में जाने में 1 मंथ लगते हैं और C से D जाने में भी 1 मंथ लग रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो एरिया यहाँ पर आएगा, से दिस इज A1 एंड दिस इज A2, दिस इज इक्वल। ओके, तो ये दो दोनों एरियाज हो जाएंगे, वो कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो सेकेंड लॉ यही कहता है कि अगर आप सन से किसी भी प्लैनेट के अराउंड, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उस पर एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करते हो और ये चेक करते हो कि वो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में स्वीप आउट कर रहा है अपनी पोजीशन से, तो उसका एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कहीं और पर भी कवर किए हुए कहीं और पर भी कवर किए हुए एरिया के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आ जाते हैं अब हम आगे की तरफ चलते हैं और एक छोटे से रिलेशन की तरफ चलेंगे जो कि आपको केपलर ने दिया था। केपलर का थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, मीन डिस्टेंस का मतलब एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अर्थ से लेकर के सन तक का जो मीन डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड टाइम।
टी, मतलब कि टाइम पीरियड कि जितने में उसने उसको डिस्टेंस को कवर किया है वो उसके टाइम पीरियड के क्या होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड टी। और इसको अगर हम r माने टाइम डिस्टेंस को और t माने टाइम पीरियड को, तो क्या रिलेशन आएगा, r क्यूब प्रोपोर्शनल टू t क्यूब। प्रोपोर्शनल आप हटाओगे तो आपको यहाँ से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलता है जिसे हम कहते हैं k, ठीक है। तो k इक्वल्स टू r क्यूब अपॉन t क्यूब। t इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनर अराउंड द सन, मतलब कि सन के अराउंड जो उसका टाइम पीरियड है कवर करने का वो। सेकेंड, r इज द रेडियस एंड मीन डिस्टेंस एज मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। r क्या है, रेडियस है इलिप्स के लिए, तो ये मीन डिस्टेंस होता है। k इज द केपलर कांस्टेंट। Kepler could not give a theory to explain motion of planets. Kepler could not give a theory to explain the motion of planets. Newton shows that the cause of the planetary motion is the gravitational force that the sun exerts on them. Kepler का जो थर्ड नियम है वो आपको किसी भी तरीके का फोर्स के बारे में नहीं बताता। ये जो बात है ये आपको न्यूटन ने ही बताई थी, ठीक है। आगे चलते हैं और थर्ड लॉ के बारे में और डीप में जानते हैं। तो पहला जो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सन और प्लैनेट के बीच का जो मीन डिस्टेंस है अगर उसका क्यूब कर दिया जाए और टाइम इंटरवल का जो सन के अराउंड जो प्लैनेट घूम रहा है उस टाइम इंटरवल का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके बाद बात करते हैं, न्यूटन यूज्ड केपलर्स थर्ड लॉ टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूटन ने केपलर के थर्ड लॉ को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे हैं, उसको निकालने के लिए न्यूटन ने केपलर की थ्योरी पर काम किया। अब उन्होंने अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए है, एक्सेलरेशन चाहिए और मास चाहिए। अब उन्होंने इसको खेला किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। मतलब पहले उन्होंने वेलोसिटी की बात करी। उन्होंने माना कि मान लेते हैं कि किसी की ऑर्बिटल वेलोसिटी है v और रेडियस है r, है ना, कोई प्लैनेट जो है वो जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है उसकी वेलोसिटी है v और जितना डिस्टेंस उसका सन से है उस रेडियस जो है उसकी वो है r। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑर्बिटरी प्लैनेट इज गिवन बाय, तो सन और अर्थ के बीच में या प्लैनेट जो भी ले रहे हो आप, तो सन और प्लैनेट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसे हो जाएगा, तो अभी जैसे हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात की थी, F इक्वल्स टू mv² बाय r। क्या होगा ये, mv² बाय r। अब आप ये सोचेंगे रिलेशन कहाँ आ गया, तो F इक्वल्स टू m में हमने पढ़ा ही हुआ है, उसी से ही ये रिलेशन आया है, ठीक है। m इज द मास ऑफ प्लैनेट और v² बाय r कैसे आया, a की जगह पर मैंने ये कैसे रख दिया, ये बात अभी हम आपको समझाते हैं। तो m किसका मास है, प्लैनेट का मास है, ठीक है। नाउ t डिनोट्स द टाइम पीरियड, t क्या होता है, टाइम पीरियड है, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड अभी हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालूंगी, स्पीड के फॉर्मूले से। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैं लिख सकती हूँ वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम पीरियड निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन v। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस विच इज 2πr, तो d की जगह हमने क्या लिख दिया, 2πr अपॉन v, ठीक है। तो v इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, 2πr अपॉन t। और एक्सेलरेशन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है कि कितने डिस्टेंस पे आपने कितनी वेलोसिटी आप चेंज कर रहे हो। तो v² बाय r जो आपका यहाँ से था v² बाय r, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पुट की थी। अब इसकी जगह मैं क्या पुट कर दे रही हूँ, 2πr का स्क्वायर बाय t अपॉन r। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 4π², ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, हमने इसको 4 कैसे किया, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, मतलब सॉरी 4² π² r² डिवाइडेड बाय r था, तो r से r कैंसिल हुआ तो यहाँ r बचा और ये t², इसको हमने इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब नाउ थर्ड लॉ हमें क्या कहता था कि r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² या फिर r क्यूब इक्वल्स टू kt²। तो t² की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, r क्यूब बाय k लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे इस रिलेशन में t की जगह मैं क्या लिखूंगी, r क्यूब बाय k लिख दूंगी। तो क्या बचेगा मेरे पास, 4π² km अपॉन r²। बहुत सिंपल है। सबसे पहले कहाँ से, एक बार और दोबारा से समझाती हूँ,
देखिए आपको बस एक चीज़ पता होना चाहिए कि कैपलर का जो थर्ड लॉ था वो आपसे क्या कह रहा है। कैपलर का थर्ड लॉ कुछ भी नहीं कह रहा है, वो ये सिर्फ यही बता रहा है कि आर क्यूबिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब आर क्या है यहाँ पर, रेडियस एज मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन और प्लैनेट के बीच की जो मीन डिस्टेंस है, जिसको आप रेडियस भी कह सकते हो, वो है। और टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। ठीक है, मतलब कि एक पूरा टाइम पीरियड है प्लैनेट का सन के अराउंड घूमने का। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि प्लैनेट से सन का जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब अगर कर दें तो उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने यहाँ पे एक बात, यहाँ तक तो कैपलर का थर्ड लॉ खत्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पर एंट्री किसने की थी, न्यूटन के लॉ ने। न्यूटन ने क्या कहा, उन्होंने कैपलर की थ्योरी यूज़ की। कहाँ, कैसे यूज़ की, चलिए ये जानते हैं। तो पहले तो हमें ये पता है कि F इक्वल्स टू होता है ma। उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, तो उनको सबसे पहले पता था कि किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो वो m इंटू F इक्वल्स टू ma को फॉलो करेगा। अब इस एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, v स्क्वायर बाय आर, विच इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, v स्क्वायर बाय आर क्या होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ये अभी आपको याद करना पड़ेगा, इसको इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में। ठीक है, ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पर क्योंकि सेंटर्स की बात करते हैं, सेंटर से लगने वाले फोर्स को इंक्लूड करते हैं। अर्थ पर जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या अर्थ किसी पर लगाती है तो वो सेंटर से लगाती है। तो सेंटर से लगाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स उस पर रहते हैं, जिस पर वो सेंटर से फोर्स लगाती है, वो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, वैसे ही अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, क्योंकि वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है। उस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है v स्क्वायर अपॉन आर, जो कि होती है मीन वैल्यू और द रेडियस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। और दूसरी बात, v स्क्वायर होती है वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पर उस वेलोसिटी को यूज़ किया, तो न्यूटन ने भी यही किया। अब देखिए कि कहाँ पर उन्हें कैपलर के लॉ का यूज़ किया। अब F इक्वल्स टू ma था, अब उन्होंने टाइम पीरियड को निकाला, क्योंकि उनको पता था कि ये जो r क्यूब है, रेडियस है और टाइम पीरियड है, इनके बीच में मुझे कैपलर ने ये रिलेशन दिया हुआ है। अब इसके बाद उन्होंने t की जगह पर क्या रखा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, टाइम अगर मुझे निकालना है और मुझे वेलोसिटी पता है, ठीक है, और डिस्टेंस पता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मुझे पता है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ से स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख दूंगी तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर आपका dy/v। तो यहाँ से d डिस्टेंस, तो कौन से डिस्टेंस को कवर कर रही है, सरकमफेरेंस को कोई भी चीज कवर करती है, तो इस सरकमफेरेंस की जगह पर आप क्या लिख दोगे, 2πr। तो हमने वही किया, यहाँ पर 2πr लिख दिया, अपॉन v लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, v की वैल्यू निकाली। क्यों v की वैल्यू निकाल रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो इक्वेशन मैंने फर्स्ट बनाई थी उसमें मैंने लिखा था F इक्वल्स टू m a की जगह लिखा मैंने m v स्क्वायर बाय r। अब मुझे इस v स्क्वायर की जगह लिखना है, तो मैंने v की जगह पे क्या लिख दिया, 2πr बाई t। अब मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगी, m अपॉन r, और ये हो जाएगा 2πr का स्क्वायर अपॉन किसका स्क्वायर, t का स्क्वायर। तो ये हो गया t का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या मिलेगा, 4π स्क्वायर m r अपॉन t स्क्वायर। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ेंगे। अब आपकी बात आती है कैपलर्स के थर्ड लॉ की। तो कैपलर का जो थर्ड नियम था उसने हमें बोला कि आर क्यूब इक्वल्स टू जो होता है वो होता है के टी स्क्वायर, या फिर टी स्क्वायर इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ आर क्यूब बाय के। तो ये जो रिलेशन मुझे यहाँ पे मिला, कौन सा, टी स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आर क्यूब बाय के। तो मैंने वही किया, मैंने यहाँ पर आर क्यूब बाय के को पुट किया। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आया, जो फोर्स आया किन्हीं भी दो प्लैनेट्स के बीच में लगने वाला, वो क्या मिला मुझे, 4π स्क्वायर के एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 4π स्क्वायर के एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे आर है रेडियस प्लैनेट और अर्थ के बीच में, या फिर किस मून और अर्थ के बीच में, या फिर आप कह सकते हो सन और अर्थ के बीच में। एम है मास, जैसे अर्थ का अगर आप निकाल रखो सन के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एम आपको मास उसका रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फोर्स, जो कि आपको कौन देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स देता है, दो चीज़ों के, दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू देता है। ठीक है, अब अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, तो अर्थ पर gravitational fall towards the earth under the influence of earth gravitational force alone, then these are called the freely falling object and such motion is called free fall। अब अगर मैं स्पेस की बात छोड़ दूं और सिर्फ अर्थ की बात करूं, ये जो फोर्स है वो तो हमने दो प्लैनेट्स के बीच में निकाला। तो ये प्लैनेट, ये आपके सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट के बीच में लग रहा है, या आपके सन और अर्थ के बीच में लग रहा है। ठीक है,
अब अगर आप अर्थ की बात करोगे तो अर्थ पर ये जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स की वैल्यू होती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आप ड्रॉप करोगे तो वो कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है। जैसे मून भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है, लेकिन वो क्यों नहीं आता उसके पास, क्योंकि उसका भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका इतना मास है, ठीक है। तो अर्थ और मून के बीच में तो रिलेशन बंधा हुआ रहता है कि वो उसके चारों तरफ घूमेगा, मून पे गिरेगा नहीं। लेकिन अर्थ पर जब भी आप किसी चीज़ को फॉल करते हो तो वो सेंटर की तरफ आती है, तो उसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने केपलर के थर्ड लॉ को समझा। अब हम जानते हैं फ्री फॉल को, तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना। केपलर का जो थर्ड लॉ है ये आपका टी क्यूब इज आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ही है। लेकिन न्यूटन ने जब इसका फोर्स के लिए यूज़ किया तो उन्होंने क्या वैल्यू निकाली, जैसे हमने यहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया है। एक बार इस स्लाइड को आप फिर से देख लीजिए। हाँ, न्यूटन यूज द थर्ड लॉ, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू उन्होंने निकाली तो हमें ये वैल्यू मिली। अब कॉन्सेप्ट आता है फ्री फॉल का। तो फ्री फॉल मैंने बताया कि कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ ही आती है। अब लेकिन ये फ्री फॉल का जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आपको समझना है ना बहुत अच्छे से, तो आपको दो साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयले और गैलीलियो गैलीली, इन दोनों का ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। गैलीलियो गैलीली की सबसे पहले हम बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, पीसा की मीनार से दो स्टोन्स को फेंका और वो जो स्टोन थे वो सेम टाइम पे आ रहे थे। लोगों का कहना था कि दोनों सेम मास के होंगे, पर उन्होंने कहा नहीं, इन दोनों के मासेस जो हैं वो अलग अलग हैं। अब ऐसा लोगों का मानना था कि जब आप फेदर को फेंकते हो और साथ में किसी स्टोन को फेंकते हो तो फेदर का क्योंकि मास बहुत कम होता है तो इसलिए इस वजह से वो क्या बोलते हैं, बहुत बाद में आता है और जो स्टोन है वो पहले आ जाता है। लेकिन फिर रॉबर्ट बॉयले ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा पंप क्रिएट किया जिसमें कि एयर बिल्कुल भी नहीं थी और तब फेदर को और स्टोन को एक साथ फेंका तो वो दोनों साथ में आ रहे थे। तो पहले क्यों नहीं आया फेदर नीचे, इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उसका सरफेस टेंशन एक तो ज़्यादा था, सरफेस एरिया ज़्यादा था, और दूसरी चीज़ एयर का रेजिस्टेंस उस फेदर पर बहुत ज़्यादा था क्योंकि एयर के कारण वो इधर उधर चली जा रही थी। लेकिन अगर एयर को बिल्कुल हटा दिया जाए तो दोनों सेम टाइम पर आते हैं। तो फ्री फॉल का मतलब यही होता है, पहली चीज़ तो कि किसी भी चीज़ को अगर आप अर्थ की सरफेस के नियर ड्रॉप करते हो तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है। लेकिन लोगों का ये कहना था कि आपने जैसे पहले कहा कि हर बॉडी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, तो अगर मैं अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो अर्थ भी मेरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है। ओके, तो हमेशा जब भी मैं ऊपर से नीचे कूदती हूँ तो मैं ही अर्थ की तरफ क्यों नहीं आती, अर्थ मेरी तरफ क्यों नहीं आता? तो इसका सीधा सा आंसर आपको मिलेगा F=ma से। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू से ये समझ में आएगा कि कौन कितनी तेज़ी से एक्सेलरेट होते हुए नीचे आता है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो जब हमारे रिस्पेक्ट में हम अर्थ का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्योंकि अर्थ का मास तो बहुत ही ज़्यादा है तो इसीलिए वो एक्सेलरेट हमारी तरफ नहीं कर पाती। ओके, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमें फ्री फॉल का। तो फ्री फॉल के लिए जैसे यहाँ पर एक मैंने छोटा सा डायग्राम भी बनाया होता है कि अगर मैंने हाथी को, स्टोन को, एक छोटे से पीस को नीचे एक साथ ड्रॉप करती हूँ तो दोनों ही सेम अमाउंट के साथ सेम टाइम पर नीचे आएंगे। तो when object fall towards the earth under the influence of earth gravitational force alone, then these are called freely falling object and such motion is called free fall। हम बार बार अर्थ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अर्थ का ही फोर्स लग रहा है, ना कि किसी और प्लैनेट का। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर अर्थ पर कोई अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से नीचे गिरता है तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। जैसे कि आपने देखा होगा कि बंजी जंपिंग करने वाले जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वो नीचे की तरफ आते हैं, या स्टोन्स को आप फेंको, या गैलीलियो ने जिस तरह से पीसा की मीनार से कितने भी स्टोन्स को फेंका वो हमेशा नीचे आते हैं, चाहे एप्पल हो, चाहे ट्री की लीव्स हो, सब गिर करके नीचे ही आती हैं। So whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to the earth gravitational pull and it is called the acceleration due to gravity and it is denoted by g. तो जब भी कोई चीज़ अर्थ के में नीचे की तरफ आती है, फ्री फॉल करती हुई नीचे आती है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसे हम g से डिनोट करते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो वो जिस एक्सेलरेशन के साथ आती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो F=ma होता है और यहाँ से
अगर मैं F की लगी जगह रखूँ, हमारी फोर्स की वैल्यू G इक्वल्स टू एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है ये। अगर मैं यहाँ से एम ए को इसके साथ इक्वेट करूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, जी एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी। ठीक है, जहाँ पे G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज मास एंड R इज द डिस्टेंस। सो एसआई यूनिट ऑफ G क्या हो जाएगी, अगर इस रिलेशन से मैं देखूंगी तो एसआई यूनिट होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन है ये भी, तो जितनी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अब मान लेते हैं कि मास जो है अर्थ का वो है m एंड ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स इट भी m। ठीक है, मान लिया कि जो मास है अर्थ का वो कैपिटल M है और जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है उसका जो मास है वो कितना है, स्मॉल m है। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज r। अब मान लिया कि भैया जो अर्थ है और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। तो इस रिलेशन से न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स जो लगेगा दोनों के बीच में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, G कैपिटल M इंटू एम क्या होता है, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या फिर r स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हमने वही किया, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब दूसरी इक्वेशन से हमें ये वैल्यू पता चलती है, F इक्वल्स टू एम ए, दोनों को इक्वेट कराया, जब दोनों को इक्वेट कराएंगे तो G की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द अर्थ और कैलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो जहाँ पर जब आप G की वैल्यू निकालते हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में आप बोलोगे कि मैम अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट का भी मास इंक्लूड होता है, तो लेकिन इस रिलेशन से हमें क्या समझ में आया कि एक्सेलरेशन किस वैल्यू पर डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अर्थ के मास पर, ना कि हमारे मास पर। ठीक है, तो यहाँ से इस रिलेशन से हमें बिल्कुल चीज़ क्लियर हो गई है कि जो एक्सेलरेट हम करते हुए आते हैं वो अर्थ के मास की वजह से ही हम एक्सेलरेट करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G वी शुड पुट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल G। अब कैपिटल G की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 हमने पुट कर दिया। रेडियस कितनी लेते हैं, 6.4, ये हम लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अर्थ का मास कितना लिखोगे बच्चों, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और रेडियस कितनी लिखोगे, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहाँ से ग्रेविटेशनल जो आपका कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। जब ये सारी वैल्यूज़ को आप रखोगे, पुट करोगे, तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा, और ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करके बताओ, तो दो बातें बच्चों ध्यान रखना। सबसे पहले तो द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसकी वैल्यू ये याद रखो। ठीक है, पहली चीज बस आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि F इक्वल्स टू मा होती है, F इक्वल्स टू एम ए, दोनों को इक्वेट करा दिया। ठीक है, तो F इक्वल्स टू एम ए की जगह बस आपको क्या लिख देना है, ए की जगह आप G रख दोगे, क्योंकि यहाँ पर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने वाले हो। mg आपने पुट कर दिया, m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो G इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर आया है, ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जो कि आपको क्लियर बताती है कि एक्सेलरेशन अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वी नो दैट कि G की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल M की और R की वैल्यू पता है हमें। मास जो होता है अर्थ का उसको आप 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg और रेडियस को 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर रखिएगा, और साथ ही साथ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। जब सारी वैल्यू को पुट करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। अब हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। यहां तक आपने क्या पढ़ लिया बच्चों, यहां तक आपने कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ G देख लिया कि G की वैल्यू कैसे निकालें, फ्री फॉल क्या होता है। अब एक और चीज इस वीडियो में बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो 2 मिनट का ब्रेक लेकर के पॉज करके फिर आ जाओ, लेकिन इसे जरूर देख लो। इक्वेशन ऑफ मोशन अब यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन, जी हाँ वही वाली, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली वैल्यूज जो थी, ये जो इक्वेशंस थी, अब वो हम किसके सेंस में देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल के लिए देखेंगे। तो बस चेंजेस क्या क्या करना है बच्चों, ए जो है वो आपका क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन G बन जाएगा,
एस जो था वो आपका हाइट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ भेजेंगे। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ भेजते हो, ऊपर से नीचे लेते हो, तो हाइट हो जाती है। तो एस की जगह आपको हाइट रखना है, बाकी वेलोसिटी, टाइम और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो थी यू और वी, वो एज इट इज़ वही की वही रहेंगी। तो अब अगर मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्री फॉल ये बताऊं तो वो क्या हो जाएंगी, v इक्वल्स टू यू प्लस AT थी पहले, अब हो जाएगी v इक्वल्स टू यू प्लस GT। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की जगह UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS की जगह हम लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। दैट इज क्लियर। बहुत अच्छे से ये इक्वेशंस को आपको याद रखना है, जो कि आपको हालांकि याद भी होगी क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ा है, सेकंड में भी यूज़ किया और थर्ड में, बस उसकी जगह आपको जी रखना है। बहुत बोरिंग लेक्चर तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, आई होप नहीं जा रहा होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चलिए सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। अब यहाँ पे देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, द एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव सिंस इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हाइल फॉलिंग। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव सिंस इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट इट मूव्स अपवर्ड। अब देखिए, किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे भेजते हो, ऊपर से नीचे, ठीक है, यहाँ से आप नीचे भेज रहे हो, तो इस टाइम पे आपको एक्सेलरेशन क्या करना है बच्चों, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, मतलब जी की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ भेजोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी जो है वो एक जगह जा करके जीरो हो जाएगी। इसी वजह से हम इसकी वैल्यू को हमेशा नेगेटिव लेंगे, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पे लिखा भी है, इफ ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीजेस। एक्सेलरेशन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ कोई भी चीज़ जब ज़मीन पर आके गिरती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ गिरती है। वहीं आप ऊपर भेजते हो तो एक जगह जा करके सामान जो भी आप फेंकते हो वो रुक जाता है। बॉल को भी आप थ्रो करोगे तो ऊपर जाके रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाती है, मतलब कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होती गई है, और एक जगह जाकर के जीरो मतलब डिक्रीज होती गई है, और एक जगह जाकर के जीरो हो गई है। तो दैट मीन्स कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव, मतलब उसे आप रिटार्डेशन भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन वर्ड नहीं, हम नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे। नाउ A car falls off a ledge and drops to the ground in 0.67। अब ledge मतलब कि कोई ऐसा पॉइंटेड सी पहाड़ी वगैरह, वहाँ से एक कार आ रही थी, वो वहाँ से गिरी और ग्राउंड पर आ गई कितनी देर में, 0.67 से, तो ऊपर से नीचे आ रही है। द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल्स में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूज़ कर सकते हो, तो हम यहाँ पर वही करेंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, अब स्पीड निकालनी है आपको। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.6 सेकेंड्स एंड हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको क्या क्या निकालनी है बच्चों, यहाँ से आपको स्पीड मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, एंड देन उसके बाद ड्यूरिंग द 0.6 सेकेंड, एंड क्या निकालना है आपको, h की वैल्यू निकालनी है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम हमारे फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या क्या पता है, अ कार फॉल ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप द ग्राउंड इन 0.6 सेकेंड्स, है ना। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। फाइनल वैल्यू मुझे निकालनी, इनिशियल तो वो रेस्ट पे थी, नीचे आई होगी, फिर उसके बाद कुछ वेलोसिटी के साथ आई होगी। जी की वैल्यू मुझे पता है और टाइम मुझे पता है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस AT का यूज़ कर लें, बिल्कुल v इक्वल्स टू यू प्लस AT का हम यूज़ करेंगे, और v इक्वल्स टू यू प्लस GT का यूज़ करेंगे। v की जगह पर हमें निकालना है, u की जगह 0, g की जगह 10 और t की जगह 0.6 रखेंगे। अब एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड हो जाएगी u प्लस v बाई 2, तो मतलब कि आपने जब 6/2 किया तो 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या निकालना था आपको, डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, h लिखेंगे अब इसे हम, h इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2GH है। ठीक है, इनमें से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें या इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें, किसी का भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया क्योंकि ये ईजी होगा कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए किसी का भी यूज़ कर लो, h का या इसका। तो जब आप इसमें निकालोगे तो h की वैल्यू चाहे आप इस फॉर्मूले से यूज़ करें चाहे आप इस फॉर्मूले से यूज़ करें, वैल्यू कितनी आएगी, 1.8 मीटर आएगी। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रेज टू अ हाइट ऑफ 13.7। अब यहाँ पर ऊपर गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट मीन्स कि v फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो ऊपर जाके रुकता है कि नहीं, तो मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी उसने अचीव की वो क्या हो गई बच्चों, गई 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 गई, और फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन क्या हो गई उसकी, रुक गई, तो वो 0, ठीक है। अब हाइट कितनी दी हुई है यहाँ पे आपको, 13.07 मीटर दी हुई है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, अब देखिए पहला फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, इसका हम यूज़ कर लेंगे। v की वैल्यू हमें 0 रखना है, u की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी जगह 10 लिख दीजिए, पर t तो हमें पता ही नहीं है, तो t इसको छोड़ो, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं होगा। चलो आगे बढ़ेंगे, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 13.07 इक्वल्स टू यू टी, नहीं ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं यूज़ होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें टी नहीं पता, तो भाई लास्ट फॉर्मूला बचता है, वो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 10-10 बार करके देखो, तो वी स्क्वायर तो 0 है, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, तो 2 इंटू 10 इंटू एच की जगह क्या लिख दोगे, 13.07। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, u की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन, तो इसके लिए आपने थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लिया। नाउ द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, अब टाइम टेकन करने के लिए क्या लिखाओगे, यहाँ से आपको v की वैल्यू u की वैल्यू मिली जाएगी, तो u प्लस जी टी की मदद से हम टाइम निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन को ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए डायरेक्ट आपको दिखा दे रही हूँ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड h इज़ 1370 मीटर। अब यहाँ से हमने जैसा मैंने आपसे कहा थर्ड का यूज़ करके आप u की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद पहली इक्वेशन का यूज़ करके हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। अगेन एक और क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 25 मीटर पर सेकेंड, g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। देन कैलकुलेट हाइट कितनी है एंड टाइम टेकन टू रिटर्न, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसा कि हमने आपको बताया कि हाइट कैसे निकालेंगे, तो भाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH की मदद से हमने हाइट निकाल ली, ठीक है। यहाँ पर हम g को माइनस लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। क्यों माइनस ले रहे हैं, इसलिए माइनस ले रहे हैं इस क्वेश्चन में क्योंकि पहली चीज़ आपको क्या निकालनी है बच्चों, हाइट, ठीक है। दूसरी चीज़ t निकालनी है। हाइट निकालने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि वी स्क्वायर ऊपर आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, मतलब ऊपर जा कर के क्या हो जा रहा है, वो स्टॉप हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे हम, 25 प्लस 2GH, तो g की जगह हम लेंगे -10। -10 क्यों, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आपको नेगेटिव लेना पड़ता है अगर आप किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहे हो, क्योंकि क्या होता है, वेलोसिटी जो है आपकी डिक्रीज होती जाती है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -10 ले लिया और h की मुझे वैल्यू निकालनी थी, तो हो जाएगा -25 इक्वल्स टू -20 इंटू एच, या फिर -25 अपॉन -20 इक्वल्स टू h। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद v की 80 की वैल्यू निकालनी थी, तो बहुत आसान है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये देखिए t की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से 13.25 अपना आंसर आ गया है। थोड़ा सा मैंने शायद कुछ मिस्टेक की थी अभी, बट ये इक्वेशन का यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू निकाली और ये आ गई आपकी हाइट और आ गया आपका टाइम। नाउ टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, अगर वापस आना है टाइम तो वो कितना लगा होगा, तो टाइम टेकन टू रिटर्न बैक का मतलब क्या होगा, टाइम टू असेंट एंड टाइम टू डिसेंट, ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है। टाइम टेकन टू रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने किसी चीज़ को फेंका तो एक तो ये टाइम जो ऊपर से नीचे तक जाने में लगा और फिर दूसरा टाइम जो नीचे ऊपर से नीचे आने में लगा, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, मतलब कि दोगुना टाइम लगा, तो 2 × 2.5 कर देंगे तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेकेंड्स आ जाएगी।
तो आई होप ये सारे न्यूमेरिकल्स काफ़ी आसान थे। एक बार और अच्छे से रिवाइज वीडियो को पीछे करिएगा और देख लीजिएगा फॉरवर्ड करके। एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया है। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत सिली शायद मैंने मिस्टेक कर दी होगी, तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक हुई है। आज का ये कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया, कितना बेनिफिशियल लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे हमारे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, ग्रेविटेशन की पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टेप अप एकेडमी को। थैंक यू।